नमस्कार। तो आज है हमारा पॉलिटिकल साइंस का छठा चैप्टर, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के हमने पहले भाग में जो चीज़ें कवर करी थी उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ आपका, और उसके बाद हम क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले भाग में हमने देखा था कि प्रमुख चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। दुनिया के सामने, विश्व के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या रिपोर्ट थी, प्रमुख ऐतिहासिक पहल क्या क्या हुई, और उसके बाद में कुछ सम्मेलन हुए थे। हमने पृथ्वी सम्मेलन की बात करी थी 1992 में, और इसके अलावा हमने सुरक्षा की विभिन्न जो चुनौतियां थी, प्रमुख समझौते थे, वो देखे थे। और अब हम देखने वाले हैं आगे हमारा ये जो प्रावधान थे 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, फिर 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल में जो चीज़ें पारित करी थी, समझौता जो हुआ था उसमें जो है वो विकासशील जो राष्ट्र थे उनको क्या छूट मिली थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक समझौता हुआ था 1992 में, UNFCCC। समझौते में माना गया कि विकसित देश अपनी क्षमता के अनुरूप उत्सर्जन कम करने में खास जिम्मेदारी निभाएंगे। भाई, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है ना, जिसमें CO2 है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन गैसों को कम करेंगे, क्योंकि ये जो विकसित राष्ट्र हैं इन्होंने पहले ही अपना विकास कर लिया है, पहले ही इन्होंने पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अब ये थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। अब क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है 1997 में, ध्यान देना प्यारे बच्चों। और यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों, CO2 है, मीथेन है, आदि के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य तय किए गए। इसमें फिक्स कर दिया कि आपको इतनी ही जो है वो ये जो गैसें हैं वो इतनी उत्सर्जित करनी है, इससे ज्यादा करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है। अब ध्यान देना, कुछ सहमति बनी थी और कुछ छूट छूट दी गई थी। वैश्विक सहमति 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस ऐतिहासिक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। यह समझौता कहाँ हुआ था? जापान में, और जापान के क्योटो में हुआ था। और हुआ था कब? 1997 में। क्या सहमति बनी थी? विकासशील देशों को इसमें छूट दी गई थी कि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को, जैसे ब्राजील वगैरह, इन अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की कड़ी बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ध्यान दो, ये लक्ष्य तय किए थे। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा ये जो मीथेन आदि कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वगैरह जो है ना, इसके उत्सर्जन की मात्रा तय कर दी थी, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र थे उनको कुछ छूट मिली थी, क्योंकि इन्होंने कहा भाई हमें तो अपना विकास करना है अभी, तो हमें इसमें बाध्यता अगर दे दी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए उन राष्ट्रों को कुछ छूट मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर क्या हुआ? मुख्य तर्क और उत्सर्जन ध्यान दो। फिर क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका अनुमोदन किया था। समझौता कब हुआ था? 1997 में। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? तो 2002 में किए थे। ऐतिहासिक जिम्मेदारी। भारत का तर्क है कि ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो विकसित देशों ने किया है। प्रति व्यक्ति कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से बेहद कम है। 2030 तक 1.6 टन अनुमानित है। भाई, भारत की जनसंख्या ज्यादा है, विकासशील राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में जहां पे जनसंख्या कम है, तो अब यहाँ पे भारत का ये तर्क था कि भाई प्रति व्यक्ति अगर ये माना जाए तो भारत में तो प्रति व्यक्ति कम जो है वो ये उत्सर्जन होता है। पेरिस समझौता और मिशन क्या है? 2016, ध्यान देना प्यारे बच्चों, भारत ने अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को पूर्ण रूप से अनुमोदित किया था। राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन। पर्यावरण सुरक्षा हेतु भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए पूरी तरह से जो है वो तत्पर है। ये कुछ समझौते हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आप इस चैप्टर को, चूंकि छोटा चैप्टर लगता है पर छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, इसे ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीजें यहाँ से बहुत सारी पूछी जाती हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नीतिगत कदम क्या क्या उठाए गए? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य किया गया। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ऊर्जा
के ज्यादा कारगर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। फिर क्या हुआ, बिजली अधिनियम लाया गया 2003 में। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हेतु को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। आजकल आप लोगों ने देखा होगा हर घर पर प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा के तहत जो है वो सोलर प्लेटें लग रही है, और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। और विकासशील देशों का दृष्टिकोण, भारत विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास को मानता है कि भाई जो विकासशील राष्ट्र है उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विकास करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये इन देशों की पहली प्राथमिकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब वैश्विक और सामाजिक आंदोलन भी हुए, थोड़ी सी एक नजर हम इस पर भी डाल देते हैं। प्यारे बच्चों, सक्रियता, विश्व भर में जागरूक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने सबसे ताकतवर आंदोलन चलाए। इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए विश्व भर में बहुत सारे आंदोलन हुए। बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने जो है वो आंदोलन किए। एक आंदोलन हुआ था वन आंदोलन, दक्षिण गोलार्ध, जिसमें भारत, मैक्सिको, ब्राजील, इसमें वनों की कटाई रोकने हेतु बड़े आंदोलन हुए। खनिज विरोध भी हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज उद्योग के दोहन का कड़ा विरोध जो है वो किया गया, जैसे फिलीपींस का उदाहरण दिया जाता है। अगर हम भारत में देखें तो चिपको आंदोलन, वनों को बचाने के लिए स्थानीय जनता के द्वारा चलाया गया एक प्रमुख और प्रेरणादायी एक उदाहरण है ना, पेड़ों को बचाने के लिए, आपको याद होगा उत्तराखंड में। फिर एक क्रेमलिन नदी अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नदी को बचाने का यह एक ऐतिहासिक आंदोलन विश्व का प्रमुख बांध विरोधी आंदोलन हुआ। तो विश्व भर में, न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग ये आंदोलन हुए थे। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे आंदोलन और विरोध, फिर बचाते हैं भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में बड़े बांधों के खिलाफ अहिंसक और नदी हितैषी आंदोलन सक्रिय हैं, जिनमें नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे प्रमुख है। टिकाऊ प्रबंधन, नदियों के टिकाऊ और न्याय संगत प्रबंधन की मांग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदूषण का कड़ा विरोध किया गया। सघन वन, दक्षिण गोलार्ध के देशों जैसे भारत में वनों को निर्जन या खाली नहीं माना जाता है। जन सहअस्तित्व, पर्यावरण आंदोलन इस मूल मान्यता पर आधारित है कि लोग सदियों से वनों के भीतर ही रहते आए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप चीजों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हमारा संसाधन और वर्चस्व। भाई ध्यान देना, पश्चिमी तनातनी, विश्व राजनीति में संसाधनों किसे क्या कब कहां मिलेगा, इसको लेकर के हमेशा पश्चिमी ताकतों के बीच तनातनी रहती है, खींचतान रहती है। तेल और लकड़ी, 17वीं सदी में इमारती लकड़ियों और विश्व युद्धों के दौरान तेल की निर्बाध आपूर्ति पश्चिमी देशों की प्राथमिकता रही। और अभी आपने देखा होगा ये जो ईरान वाला जो युद्ध चला, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तो तेल संकट पूरे विश्व में हुआ था, आप सबने देखा होगा। और हमने, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। शीत युद्ध का लक्ष्य, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का मुख्य लक्ष्य कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों पर अपना कब्जा जमाना था। जब शीत युद्ध था ना, तो दोनों राष्ट्र चाहते थे कि विश्व के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर, ज्यादा से ज्यादा जहां से खनिजे निकलते हैं वहां पर अपन कब्जा करें, ऐसी स्थिति रही थी। अब हस्तक्षेप की नीतियां, सेना की तैनाती, पश्चिमी देशों ने दुनिया भर में संसाधन दोहन के प्रमुख और रणनीतिक इलाकों में अपनी सेना की भारी तैनाती करी। मतलब हर देश, हर राष्ट्र चाहता है कि सबसे ज्यादा जो संसाधन है उस पर हमारा अधिकार हो, तो हम ताकतवर बनेंगे। नव उपनिवेशवाद, अपने हितों को साधने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए मनपसंद सरकारों की बहाली और हस्तक्षेप का सहारा लिया गया था। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तेल वर्चस्व। भाई तेल की जो, क्योंकि तेल जो है ना, ये एक बहुत ही आवश्यक खनिज है और सब जगह उपलब्ध नहीं है। संसार के विभिन्न भागों में, कुछ भागों पर में ही उपलब्ध है, और वहां से जो है वो पूरे विश्व भर में इसकी सप्लाई होती है। तो आपूर्ति और भंडार, विशेष करके खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% और ज्ञात तेल भंडार का 64% मुहैया कराता है, जो खाड़ी राष्ट्र है। खनिज प्रमुख उत्पादक, सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जिसके बाद इराक का स्थान आता है, और ईरान जो है वो भी, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें। अब आगे आप देखेंगे संघर्ष का इतिहास। स्वच्छ जल की कमी के कारण जॉर्डन और यारमुक नदी के पानी के लिए इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच संघर्ष हुआ। भविष्य का संकट,
पानी जैसे जीवनदायी संसाधन को लेकर के 21वीं सदी में हिंसक संघर्ष की पूरी संभावना है, जिसे जल युद्ध कहा जाता है। तो आने वाला समय बड़ा जटिल होगा, बहुत ही स्थितियां बड़ी जो है वो विकट होने वाली है। और अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा मूलवासी की पहचान। बहुत समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब मूलवासी किसे माना जाएगा, इसकी परिभाषा क्या है? तो बच्चों ध्यान देना, 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मूलवासी वे हैं जो किसी क्षेत्र में प्राचीन काल से रहते आए हैं। ध्यान देना, जो किसी भी इलाके में जो प्राचीन काल से रहते आए हैं और बाद में अन्य संस्कृति के अधीन हो गए हैं, उन्हें मूलवासी माना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, इन्हें भारत में आदिवासी या अनुसूचित जाति कहा जाता है, जो कुल आबादी का लगभग 8% है। ठीक है, अब इसे समझना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे अच्छी तरह से आपको समझना है। वर्ल्ड काउंसिल 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किया गया, जो वैश्विक स्तर पर इनके अधिकारों की बात करती है। अब प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो मूलवासियों के अधिकारों की बात करती है, या डायरेक्ट इस काउंसिल की बात आ सकती है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है, ये किन के अधिकारों की बात करती है? तो ये मूलवासी हैं, जिन्हें हम भारत में आदिवासी कहते हैं, उनके अधिकारों की बात करती है। और 1975 में जो है इसका गठन किया गया था, विश्व स्तर पर जो है वो इसका गठन किया गया था। यूएन में प्रतिनिधित्व, इस परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ में परामर्शदायी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। किस सदस्य को? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को जो है वो 1975 में गठित है, और इसको यूएन में दर्जा दिया गया है, मान्यता प्राप्त की गई है। अस्तित्व और संकट, ऐतिहासिक आधार, मूलवासियों का मानना है कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं, हम आदिकाल से रहते चले आ रहे हैं, ये इनकी मांग है, ये इनका मानना है। बड़ा खतरा क्या है? जमीन और संसाधनों की हानि उनके जीवन और अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि भाई, जो लोग जिस स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान से अगर उनको हटाया गया, या उस स्थान पर अगर दूसरों का कब्जा हो गया, तो वो अपना जीवन बसर कैसे करेंगे? मान लीजिए कहीं ऐसी जातियां हैं जो जंगलों में हजारों करोड़ों सालों से रह रही हैं। अब वहां पर अगर जंगल काटे गए, या फिर किसी प्रकार से अगर जंगलों को नुकसान हुआ, तो वो अपना जीवन कैसे बसर करेंगे? वैश्विक आबादी, फिलीपींस के कॉर्डिलेरा में 20 लाख, चिली के मापुसे में 10 लाख, और बांग्लादेश के चटगांव में 6 लाख आबादी है। किसकी? इन मूलवासियों की। अब ध्यान दो, विकास की मार, भारत में विकास की बड़ी परियोजनाओं जैसे बांध के कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आदिवासियों को हुआ है। भाई, जब बांध बनेगा, तो बांध बनने से जो डूब क्षेत्र आएगा, है ना, उस जंगल का, उस इलाके का, तो उस डूब क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको विस्थापित होना पड़ता है वहां से, उनको वहां से किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, तो इनको ये खतरा होता है। अब वो जाएंगे, वो बेचारे कहाँ रहेंगे? क्योंकि वो जो जो वन उत्पादन होते हैं, है ना, वनों से लकड़ियां है, गोंद है, बहुत सारी चीजें, फल होते हैं, तो वो उससे अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन अब वहां से अगर उसको हटाया गया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है। जबरन विस्थापन, अपनी मूल भूमि और जंगलों से विस्थापित होने वाले समुदायों में सबसे बड़ी संख्या इन्हीं मूलवासियों की होती है। क्योंकि जब इस प्रकार के बांध बनते हैं, या और किसी प्रकार से जो इनका प्राकृतिक स्थान है, निवास स्थान, यहां से जब उनको दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये आ जाती है। ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। हमने इस पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारा पॉलिटिकल साइंस का छठा चैप्टर, इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करा दूंगा। देखो, हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारी क्लासें आती है। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास भी आती है। तो लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी कमेंट हो आपके दिमाग में जरूर पूछिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराने वाले हैं। और जो कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं, जहां ऐप में हमारे आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, वहां पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।